हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग अमरेश एकेडमी पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज हम सभी लोग जल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस जल मंडल के अंतर्गत हम लोग जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जल विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम लोग जल विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। जल विज्ञान को अंग्रेजी में हाइड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हाइड्रोलॉजी का कुछ विशेष चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए उस रूपरेखा के अंतर्गत हम लोग उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, जल चक्र पढ़ेंगे, वर्षण पढ़ेंगे, वर्षण के प्रकार पढ़ेंगे, वर्षा तीव्रता और उसकी अवधि भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ भी ढेर सारे टॉपिकों का अध्ययन हम लोग करेंगे। वो टॉपिक हैं वर्षा तीव्रता अवधि, पुनरावृत्ति के पूर्वानुमान और प्रत्यागमन काल का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। वर्षा तीव्रता अवधि आवृत्ति के संबंध में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। इस संबंध क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। वर्षा तीव्रता अवधि आवृत्ति विश्लेषण का महत्व भी हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्षा और सतह वाह जल को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्षा, वाह जल, इसके सारांश, प्रमुख शब्द और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उपयोगी पुस्तकें और इसमें इसके कुछ विशेष प्रश्न होंगे, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलॉजी का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हाइड्रोलॉजी का उद्देश्य क्या है भाई? जब हम जल विज्ञान को पढ़ लेंगे तो क्या जानेंगे भाई? इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या जानेंगे? हम क्या जानेंगे? जल चक्र की अवधारणा को बता पाएंगे कि जल चक्र क्या होता है। फिर वर्षण के विभिन्न प्रकारों को हम लोग समझ पाएंगे कि वर्षण के कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है ना। वर्षा की तीव्रता अवधि आवृत्ति, ठीक है ना, वर्षा की तीव्रता और अवधि के बारे में भी हम लोग बता पाएंगे कि ये किस प्रकार से, ठीक है ना, वर्षा की तीव्रता की अवधि क्या होती है। ठीक है ना, उसकी आवृत्ति के संबंध में महत्व को हम समझ सकेंगे। ठीक है ना। फिर वर्षा और वर्षा के वाह जल को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कर पाएंगे। ठीक है ना। इतना हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो इसके प्रस्तावना को हम लोग समझते हैं। प्रस्तावना क्या कह रहा है भाई, इस प्रस्तावना को हम लोग समझते हैं और ये प्रस्तावना क्या कह रहा है। अर्थात जल विज्ञान, ठीक है ना, क्या है? जल विज्ञान जल चक्र की विभिन्न प्रस्थाओं से संबंधित विज्ञान है। हम पहले ही ध्यान देंगे, हम पहले ही, ठीक है, हम पहले ही खंड में परिचय में, पहले खंड परिचय में जल चक्र की परिघटना के विषय में बता चुके हैं। ठीक है ना। प्रस्तावना के पहले अनुच्छेद को पुनः पढ़िए, जिससे आपको इस इकाई के लिए किए जाने वाले अध्ययन के विषय में पता चल सकेगा। इसका प्रस्तावना है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं भाई जल चक्र। क्या है भाई? जल चक्र। ठीक है ना। आइए हम लोग जल चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए हम सभी लोग जल चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जल चक्र क्या है ना, वाटर साइकिल किसे कहते हैं, जल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो जल चक्र किसे कहते हैं, इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल और पृथ्वी द्वारा जल के परिसंचरण और पुनर्वितरण की अंतरहीन प्रक्रिया जल चक्र या जलीय चक्र कहलाती है। फिर से, वायुमंडल और पृथ्वी द्वारा जल के परिसंचरण और पुनर्वितरण की अंतरहीन प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जल चक्र या जलीय चक्र कहलाती है। ठीक है। जल चक्र को जल के समुद्र से वायुमंडल के माध्यम से भूमि पर और फिर अधिकतर काफी विलंब के बाद पुनः विभिन्न चरणों और प्रक्रियाओं से होकर समुद्र या महासागर में वापस परिसंचरण क्रम में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना। इसी को हम थोड़ा सा और आगे जानते हैं। ध्यान दीजिए, किया जा सकता है, चित्र में दिखाया जाएगा भी। ठीक है ना।
पूर्ण जल चक्र को प्रदर्शित किया गया है। एक चित्र भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। जो पृथ्वी के जल और वायुमंडल की आर्द्रता मतलब जल के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखता है। वाष्पन और वर्षण जल चक्र के चालक बल हैं और सौर विकिरण इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। आइए और आगे हम लोग पढ़ के आगे जानते हैं। जल चक्र के 6 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से 6 प्रमुख घटक होते हैं भाई? पहला वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन, दूसरा संघनन, वर्षण, अंतःस्पंदन, अंतःस्रवण और वाह जल। ध्यान दीजिएगा, ये प्रमुख इसके घटक हैं। कौन कौन भाई? ध्यान दीजिएगा, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण और अंतःस्पंदन, अंतःस्रवण और वाह जल, ठीक है ना। यह जल मंडल के माध्यम से जल की गति के द्वारा होता है। महासागरों और भूमि की सतह से जल का वाष्पन होता है। इसे जल वाष्प के रूप में वायुमंडलीय परिसंचरण में पृथ्वी से ले जाया जाता है और फिर यह वर्षा अथवा हिमपात के रूप में पुनः वर्षण करता है। वर्षा अथवा हिमपात के जल को वृक्षों और वनस्पतियों द्वारा अधोरोपित किया जाता है, ठीक है ना। इतना समझ रहे, अधोरोपित किया जाता है। आगे क्या देखते हैं हम लोग? भूमि सतह पर वाह जल प्रदान करता है, मृदा में स्पंदन करता है, भूजल का पुनर्भरण करता है, सरिताओं में विसर्जित होता है और अंततः बहकर सागरों में चला जाता है, जहाँ से यह फिर पुनः वाष्पित हो जाता है। अर्थात चित्र में दिखाएंगे हम लोग, सौर ऊर्जा के ईंधन और गुरुत्व के चलने वाला यह इंजन अंतहीन रूप से मानव क्रियाकलापों से निरपेक्ष निरंतर चलता रहता है, ठीक है भाई। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो जल चक्र है, जल की कुल उपलब्ध आर्द्रता और जल की आपूर्ति कुछ गहन भूजल आपूर्तियों के अतिरिक्त निरंतर परिसंचरण में रहती है। यह एक बृहद तंत्र है जो भूमि की सतह पर और उसके अंदर सागरों और पृथ्वी के वायुमंडलों के परिवेश प्रचालन करता रहता है। जल चक्र का आरंभ महासागरों के जल से होता है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 भाग को घेरे हुए जल की विपुल स्रोत है। निम्नलिखित भागों में विभाजित पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सरल है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं भाई। अब वाष्पन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वाष्पन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सागरों, तालों, दलदली क्षेत्रों में वाष्पन भारत के 80% वर्षण का होना महासागरों से वाष्पन के द्वारा माना जाता है। भारत में जो 80% वर्षण होता है वह 80% महासागरों से ही वर्षण होता है, ठीक है ना। आगे की बात करें, मृदा की सतह से वाष्पन होता है और पादपों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पन होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग, आर्द्रता क्या होता है भाई। आर्द्रता की बात करें, आर्द्रता जल का ऊपर वायुमंडल में जाना और फिर संघनित होकर पुनः पृथ्वी की सतह पर वर्षण के रूप में वापस गिरना आर्द्रता कहलाता है। आगे की बात करें, वर्षा जल के एक भाग का सतह से सागरों और भूमि से जलाशयों में वितरण वर्षा है। वर्षा का एक भाग, ध्यान दीजिएगा, वर्षा का एक भाग वनस्पतियों पर अपरोधन और भूमि की सतह को गीला करने के बाद थल से वाहित होकर सरिताओं नदियों में चला जाता है। ये है वर्षा, ठीक है ना। आइए अगले हम लोग कुछ देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 5वें नंबर पर, वर्षण का एक भाग भूमि में अंतःस्फीदित हो जाता है, जिसमें से कुछ पुनः वाष्पित हो जाता है, जबकि शेष बढ़ते पादपों के लिए और अधिक गहरे क्षेत्रों में अंतःस्फीदन के लिए उपलब्ध होता है, जो धीरे धीरे झरनों और सरिताओं में शुष्क
अवधि, वर्षा के न होने की अवधि प्रवाह के रूप में रिस जाता है। रिस जाता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंदर अंदर चला जाता है, ठीक है ना। और आगे की बात करते हैं। अगला नंबर है 6 नंबर। 6 नंबर पर लिखा गया है वर्षण के बारे में कि सरिताएं और नदियां अंततः जल को वापस महासागरों में ले जाती हैं जहां से जल चक्र की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना। आप इसको एक बार ब्रेक मतलब रोक रोक करके पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। महासागर पृथ्वी की सतह पर वर्षण का प्रमुख स्रोत है। महासागर पृथ्वी पर जो वर्षण होता है उसी का क्या है भाई, मुख्य स्रोत है। क्योंकि महासागरों से वाष्पन की वार्षिक दर भूमि की सतह से वाष्पन से 7 गुना अधिक होता है, ठीक है ना। महासागरों में पृथ्वी का 96.5% जल पाया जाता है। महासागरों में पृथ्वी का 96.5% जल पाया जाता है, जबकि भूमि पर सिर्फ 3.5% जल पाया जाता है। इससे लगभग 1% जल गहरे जल लवड़ी भूजलों में और लवड़ी तालों में रहता है। पृथ्वी के जल का सिर्फ 2.5% भाग मीठे जल के रूप में रह जाता है। मीठे जल का 68 ध्यान दीजिएगा 68.6% ध्रुवीय हिमशिराओं पर हिमकृत है और 30.1% उथले भूजल जल भरों में रहता है, जिससे पृथ्वी के ताजे जल का सिर्फ 1.3% ही जल चक्र के सतह और वायुमंडलीय प्रस्थाओं में गतिशील रहता है। ये जो विभिन्न आंकड़े हैं इसको कॉपी पेन उठा लीजिए और वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और नोट करना ही आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं वायुमंडल का परिसंचरण कैसे होता है, ठीक है ना। वायुमंडल का परिसंचरण मतलब जल चक्र। आइए हम सभी लोग जल चक्र के बारे में देखते हैं भाई। ये देखिए जल चक्र है, ठीक है ना। ये है जल चक्र, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये जल वाला भाग महासागर है। महासागर में तापमान अधिक होने के कारण वाष्पन होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, ये वाष्पन होता है और ऊपर जाकर के ये बादल का निर्माण करता है। बादल में जब संघनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है भाई, वर्षा करता है। ये वर्षा स्थल पर होता है, ये स्थल पर होता है। तो ये कुछ भूमि के अंदर जल चला जाता है, कुछ झरनों में जाता है, कुछ झीलों में जाता है, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे नदी द्वारा सरिता द्वारा प्रवाहित होकर के धीरे धीरे पुनः प्रवाहित जल ये महासागर में आता है। इसलिए यहाँ से जल चला और पुनः ये प्रक्रिया जो घूमती हुई चली आ रही है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जल चक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जल चक्र स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इस जल चक्र का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। आपके लिए इस बुक में कुछ कार्यकलाप दिया गया है। आइए हम इस लोग कार्यकलाप के बारे में जान लेते हैं भाई। कार्यकलाप में आप देखिएगा, कार्यकलाप में मानसून की अवधि में मेघों के बनने और वर्षा होने को देखें। कैसे देखेंगे भाई, आप जून महीना चल रहा है, मानसून में देख ही रहे हैं मानसून कैसे बनता है, बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होता है, इसको आप देखिएगा। और एक टॉपिक भी आपको मिलेगा वर्षण, ठीक है ना, बादल कोहरा, ठीक है ना, वायुमंडल के तहत, तो उसमें आप वहाँ सीखेंगे। लेकिन हाँ हम लोग केवल जल चक्र पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है उसी का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब आप अपनी प्रगति की जाँच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, बोध के रूप में अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करेंगे और अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, जल चक्र के घटकों का नाम बताइए। अभी आपको जल, ठीक है ना, किसके नाम बताएंगे, जल चक्र के घटकों का नाम बताएंगे। जो 6 घटक बताए गए हैं आप उनका नाम लिखिएगा, कौन कौन से जल चक्र के प्रमुख घटक हैं। एक बार दिखा दें आपको घटक के बारे में, तो ये घटक के बारे में देखते हैं हम लोग।
आइए हम लोग जल चक्र के घटक के बारे में जानते हैं भाई। घटक आपको बताया गया था, घटक प्रश्न पूछ रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। ये घटक हैं, ठीक है ना, ये और ये घटक हैं, ठीक है। तो इस घटक के बारे में हम लोग देख गए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो दिया गया है इसको आप नोट करिए। जो प्रमुख घटक हैं, वर्षा के प्रमुख घटक, वर्षण के जल चक्र के प्रमुख घटक। कुछ और प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। महासागर की सतह में कितने प्रतिशत भाग जल को घेरे हुए हैं? पृथ्वी के जल का सिर्फ कितना प्रतिशत ही भाग मीठा है? और पृथ्वी के कुल जल में से कितने प्रतिशत भाग ध्रुवीय हिमकणों के गोपों में हिमीकृत है? इन सभी का उत्तर जो पहले ही वहीं डाटा दिया गया है, इसके द्वारा आप सभी लोगों का उत्तर देना है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर पहले उत्तर दिया गया था, ठीक है, तो ये आप इसको देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्षण, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि वर्षण और वर्षा में कुछ अंतर होगा। जी नहीं, हाँ, वर्षण और वर्षा में अंतर है, ठीक है ना। वर्षा का मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है ना, वर्षा की बूंदें गिरना। लेकिन यहाँ वर्षण का मतलब होता है जब जल की बूंदें पाला, ओस, कोहरा, ठीक है ना, ओला इत्यादि के रूप में गिरता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्षण। यहाँ पर लिखा भी गया है वर्षण क्या है। जल के उन विभिन्न प्रकारों जैसे वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, तुषार, ओस कणों को लक्षित करता है जो वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। केवल वर्षा और हिम द्वारा ही पर्याप्त मात्रा में जल पृथ्वी पर आता है। वर्षा जो कि वर्षण का एक प्रमुख रूप है, ध्यान दीजिएगा, वर्षा क्या है, वर्षण का एक रूप है। भारत में सरिता प्रवाह विशेष रूप से अधिकांश नदियों में बाढ़ आने का कारण है। देश में वर्षा में स्थानिक और कायिक विभिन्नताएं मुख्य रूप से अनेक जलीय समस्याओं जैसे बाढ़ और सूखे के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और समझ में आ रहा है ना वर्षण क्या होता है। वर्षा और वर्षण में अंतर है, ठीक है ना। वर्षा क्या होता है भाई, ये है वाटरफॉल ना, क्या है, वाटरफॉल। लेकिन वर्षण क्या है भाई, जो हिमपात, वर्षा, ओलावृष्टि, तुषार, ओस, कोहरा, पाला इत्यादि के रूप में होता है, उसे कहते हैं हम लोग वर्षण, ठीक है ना। आइए वर्षण के प्रकार की हम लोग बात करें तो वर्षण के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। वर्षण के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। उचित मौसम स्थितियों में जल वाष्प नाभिक केंद्रक पर संघनित होकर 0.1 mm व्यास से भी कम माप के छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। सामान्यतः प्रचुर मात्रा में उपलब्ध केंद्रक अक्सर लवणों के कण अथवा दहन के उत्पाद होते हैं। पवन का वेग मेघों की गति को सुगम बनाता है, जबकि इसका विक्षोभ जल बिंदु कणों को विलंबन में रखता है। मेघ में जल बिंदु कण बहुत कुछ कोलाइड, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ कोलाइड, आगे देखते हैं, कोलाइड विलंबन के कणों के समान होते हैं। जब जल बिंदु कण परस्पर मिलकर बड़ी बूंदें बनाते हैं तब वर्षण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब मिलाते हैं तब जाकर के बिंदु कण होते हैं, ठीक है। बड़ी बूंदें बनती हैं तब जाकर क्या होता है भाई, वर्षण होता है। किसी दिए गए स्थान पर कुल वर्षण और उसका प्रकार अनेक मौसम वैज्ञानिक कारणों जैसे मेघों और भूमि की सतह को घेरे हुए मौसम तत्वों जैसे पवन, तापमान, आर्द्रता और दाब की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। वर्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित कंडीशन उसकी आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां आवश्यक होती हैं, आइए हम लोग उसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं हम लोग कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। पहला आवश्यकता है वायुमंडल में आर्द्रता होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है संघनन में सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रक
या कण पाए जाने चाहिए। तीसरा कह रहा है मौसम की स्थितियां जलवाष्प का संघनन होने के लिए अनुकूलित होना चाहिए। और अगला कह रहा है संघनन के उत्पाद पृथ्वी तक पहुंचने चाहिए। ठीक है ना। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेघों के निर्माण में, ठीक है ना, किसके भाई, मेघों के निर्माण में क्या क्या होना आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मेघों के निर्माण और वर्षण होने के लिए ये आवश्यक है कि आर्द्र वायु पिंडों का शीतलतन हो, जिससे संघनन हो सके। कुछ अनुकूल स्थितियों में जब गर्म वायु पिंड और शीत वायु पिंड मिलते हैं तो अपेक्षाकृत गर्म वायु पिंड ठंडे वाले के ऊपर उठ जाते हैं और एक फ्रंट का निर्माण करते हैं। आरोही गर्म वायु ठंडी होकर मेघों का निर्माण करती है और वर्षण करती है। मौसम तंत्र से जुड़े वर्षण से संबंधित कुछ शब्दों और प्रक्रियाओं को नीचे दिया गया है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं वर्षा। ठीक है ना, क्या समझते हैं भाई हम लोग वर्षा। वर्षा क्या है? यह भारत में वर्षण का प्रमुख रूप है। शब्द वर्षा का उपयोग 0.5 mm से अधिक माप की जल की बूंदों के रूप में वर्षण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। वर्षा की बूंदों का अधिकतम माप लगभग 6 mm होता है। अपेक्षाकृत बड़ी बूंदें मेघों के से गिरते समय छोटी बूंदों में विखंडित हो जाती है। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं हिम क्या है भाई। आइस। हिम वर्षण का एक अन्य प्रमुख प्रकार है। किसका भाई? वर्षण का एक विभिन्न प्रकार है। ठीक है ना। और यह क्या है भाई? हिम में बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जो सामान्यतः मिलकर पत्रक या लेक्स बनाते हैं। नई बनी हिम का आरंभिक घनत्व 0.06 से 0.15 ग्राम घन सेमी तक है और औसतन 0.1 ग्राम घन सेमी होता है। भारत में सिर्फ हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है। जो हिम कहाँ है भाई? वह भारत के सिर्फ हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग भाई। फुहारा। फुहार क्या है? फुहार के बारे में अध्ययन करते हैं। फुहार, ठीक है ना, जब जल की बूंदें 0.5 mm से कम की होती हैं और वर्षा तीव्रता, वह दर जिस पर वर्षा होती है ना, तो वर्षा तीव्रता 1 mm प्रति घंटे से कम होती है और बूंदें बहुत छोटी होने के कारण वायु में तैरती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? फुहारा कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? फुहारा कहते हैं। आइए हम लोग ग्लेज के बारे में जानते हैं। ग्लेज क्या है? ग्लेज किसे कहते हैं? ठीक है ना। जब वर्षा या फुहारा लगभग 0 सेंटीग्रेड तापमान वाली ठंडी भूमि के संपर्क में आती है तो वर्षा की बूंदें हिमीकृत होकर बर्फ का आवरण बना लेती है, जिसे ग्लेज या हिमीकरण कहते हैं। ठीक है ना। ग्लेज मतलब ग्लेशियर, नाम सुने होंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भाई शाही वृष्टि। शाही वृष्टि तब हो सकती है जब वायु की गर्म परत वायु की अधो या निम्न हिमीकरण परत के ऊपर स्थित होती है और वर्षा बिंदुओं के हिमीकरण अथवा लगभग पिघल चुके हिमपत्रों के हिमीकरण से 5 mm या कम व्यास के पारदर्शी बर्फ के पत्रक निर्मित होते हैं। ठीक है ना। पत्रक निर्मित हो जाते हैं। ठीक है। ओलावृष्टि किसे कहते हैं? आइए देखते हैं हम लोग। ओलावृष्टि किसे कहते हैं? ओलावृष्टि किसे कहते हैं भाई? ओलावृष्टि किसे कहते हैं? यह बर्फ के 8 mm से अधिक ताप के अनियमित पत्रकों या ढेलों के रूप में बौछारी वर्षण है। ओले अग्रतड़ित झंझा के आने पर गिरते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर धाराएं बहुत तेज होती हैं।
इसे क्या कहते हैं हम लोग? ओला वृष्टि कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। अब वर्षा तीव्रता, उसकी अवधि। वर्षा तीव्रता और उसकी अवधि, ठीक है ना। तो वर्षा तीव्रता किसे कहते हैं? ठीक है ना, वर्षा तीव्रता किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्षा तीव्रता किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वर्षा तीव्रता वर्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है और इसे उस दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे वर्षा होती है। इसे प्रति इकाई समय में मात्रा सामान्यतः मिमी प्रति घंटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। वर्षा की मौलिक इकाई इसकी मात्रा है जिसे वर्षा मापियों से मापा जाता है। औसत तीव्रता की गणना वर्षा की मात्रा की अवधि यानी उस समय में से विभाजित करके किया जाता है जिसमें वर्षा संचित होती है। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ सूत्र हैं। आइए इन सूत्रों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, तीव्रता, वर्षा की तीव्रता बराबर क्या होता है? वर्षा की मात्रा बटे अवधि। ठीक है ना, वर्षा की तीव्रता क्या करने के लिए क्या होता है? वर्षा की मात्रा एवं अवधि। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। वर्षा की तीव्रता को निम्न तरीके से हल्की, मध्यम, भारी 3 प्रकार से में वर्गीकृत किया जाता है। तो वह कौन कौन से हैं भाई? वर्षा की तीव्रता का प्रकार की बात किया जाए तो 3 प्रकार से हैं। एक हल्की जो 2.5 सेमी से कम होती हैं। औसत तीव्रता जो 2.5 से 7.5 mm प्रति घंटा होती हैं। अधिक वर्षा जो ग्रेटर देन 7.5 से अधिक होती हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे देखते हैं भाई। यह आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, यह आवश्यक नहीं है कि उन क्षेत्रों में बहुत तीव्र वर्षा हो जहां वार्षिक वर्षा अधिक होती है। उच्च तीव्रता की वर्षा सामान्यतः अल्पावधि के लिए ही होती है और छोटे क्षेत्रों में ही होती है। अपेक्षाकृत उच्च तीव्रता की वर्षा के अधिक समय तक होने से बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है जिससे अपरदन होता है और विनाशकारी बाढ़ आती है। अधिक वर्षा होती है या तीव्र वर्षा होती है तो क्या होता है? अपरदन होता है और विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। लेकिन इस तरह की वर्षा का संभावना कम होता है, ऐसी वर्षा बहुत कम ही होती है। वर्षा तीव्रता का उपयोग अधिकतम प्रसंभाव और अधिकतम संभावित बाढ़ प्रवाहों के हाइड्रोग्राफ अर्थात हिदरग्राफ और हाइड्रोग्राफ जलारेख बनाने की में किया जाता है। ये कार्टोग्राफी के अंतर्गत, मतलब प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको हिदरग्राफ नाम सुने होंगे। ठीक है ना, हाइड्रोग्राफ, हिदरग्राफ और क्लाइमोग्राफ। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में हिदरग्राफ क्या होता है और हम लोग देखते हैं आगे भाई। जो हिदरग्राफ होते हैं ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोग्राफ जो होते हैं जलारेख बनाने में किया जाता है। चरम तीव्रता सर्वाधिक वाह जल दर उत्पन्न करती है। यदि वर्षण वर्षा के पूरे काल में स्थित हो तो वर्षा की अवधि से कम की किसी भी अवधि में वर्षा की समान तीव्रता होगी। यद्यपि वर्षण की पूरी अवधि के लिए कम ही एक जैसे स्थिर रहती है और उसकी तीव्रता पूरी बदलती रहती है। ठीक है ना, अब इसको ध्यान दीजिएगा। यह आपको बस एग्जाम की तैयारी के उद्देश्य से बताया जा रहा है और इसका पूरा कम समय में आपको इस YouTube के माध्यम से नहीं बता पाया जाएगा, ज़्यादा समय तो लगेगा ही। ठीक है ना, और इसमें समझाया जाए तो और ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप इसको पॉज करते हुए इसको विधिवत आप पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वर्षा तीव्रता अवधि। वर्षा तीव्रता अवधि संबंध की आवश्यकता सामान्यतः परियोजनाओं को बनाने के लिए होती है। तीव्रता अवधि संबंध पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और अनुसंधान किए गए हैं। ठीक है ना, अनुसंधान किए गए हैं। वर्षा तीव्रता अधिक में भिन्न अवधियों के लिए वर्षा तीव्रता के आकलन होते हैं। साड़ी एक दिखाई जाएगी जिसमें कुछ टेबुलेशन आपको है। ठीक है ना, आइए उसको हम लोग देखते हैं भाई।
एक सारणी दिखाई जाएगी, सारणी 1 में, ठीक है ना, 1.1 में विभिन्न अवधियों के लिए परिकलित तीव्रता को ध्यान दिखाया गया है। तीव्रता को परिकलन पहली 2 पंक्तियों में वर्षा की मात्रा, ठीक ना, और वर्षा की अवधि द्वारा किया गया है। प्रत्येक अवधि की पंक्ति में भिन्न अवधियों के आधार पर तीव्रता के परिकलन को दिखाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे L5 है तो ये दिखाया गया है 5 मिनट की अवधि में, यानी t बराबर 0, t बराबर 0 से आरंभ और t बराबर 5 पर समाप्त होने वाली, अर्थात ये देख रहे हैं, ठीक है ना, t बराबर 5, ठीक है ना, क्या है भाई, t बराबर 5 पर आरंभ और t बराबर 10 पर समाप्त होने वाली अवधि के परिकलित को दिखाया गया है। सारणी 1 में असमान वर्षण के साथ वर्षण के लिए भी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता को, तीव्रता को घटाने की प्रक्रिया को भी दिखाया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया भाई, दिखाया गया है। दिख रहे हैं, सब दिखाया गया है, ठीक है ना, दिखाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं वर्षा की विभिन्न अवधियों में वर्षा की तीव्रता। वर्षा की अवधि मिनट में दिया गया है और यहाँ पर संचय इकट्ठा किया गया वर्षा mm में दिखाया गया है, और वर्षा की तीव्रता यहाँ दिखाया गया है, जिससे हमें बताया गया L5, L10, S30, ठीक है ना, इस तरीके का जो दिखाया गया है इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस चीज़ को पूरा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, इस वर्षा की तीव्रता को, जो वर्षा की अवधि है 0 मिनट में 0 तो 0 है सब कुछ, ठीक है ना। 5 मिनट में संचय किया गया है 10, तो वर्षा की तीव्रता कितनी है, L5 मतलब 120। फिर 10 मिनट में 40 mm इकट्ठा किया गया है, तो उसको वर्षा की तीव्रता कितना दिखाया गया है भाई, 360 और 240। 15 मिनट में, ठीक है ना, 60 mm इकट्ठा किया गया है, तो मतलब जितने समय में, ध्यान दीजिएगा, जितना जल इकट्ठा किया गया है वह mm में है, उसकी तीव्रता यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 60 मिनट में 100 mm एक जल इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ 15 मिनट में 60 mm इकट्ठा होता है, तो कौन ज़्यादा हो रहा है, 60 मिनट में केवल 100 mm। यहाँ पर क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान समझना है ये आपको, ठीक है ना। ये देखिए, ये 60 मिनट में 100 mm पानी इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पर 15 मिनट में 60 mm पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वर्षा की तीव्रता कहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि ये 60 मिनट में, 1 घंटे में 100 mm हो रहा है, लेकिन ये 15 मिनट में ही 60 mm हो रहा है, तो वर्षा की तीव्रता यहाँ अधिक होगी। इधर देखिए आपको 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है ना। क्या देखते हैं भाई, पुनरावृत्ति के पूर्वानुमान और प्रत्यागमन काल, ठीक है ना, रिटर्न पीरियड। क्या होता है रिटर्न पीरियड, पुनरावृत्ति का पूर्वानुमान सामान्यतः प्रत्यागमन काल या पुनरावृत्ति अंतराल, ठीक है ना, कहते हैं, टी के संदर्भ में किया जाता है। प्रत्यागमन काल वह आवृत्ति है जिससे औसत रूप से किसी दी गई वर्षा की घटना के पुनः होने की उम्मीद की जाती है। वह अवधि जिसमें दी गई अवधि के लिए वर्षा की मात्रा पिछली वाली वर्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा, पिछली वर्षा के औसत के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाती है, प्रत्यागमन काल या आवर्तकाल कहा जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। टी बराबर मतलब वर्षण 1/f, ठीक है ना, 1/T बराबर 1/f। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया भाई, फॉल, रेनफॉल, वर्षा की आवृत्ति, ठीक है ना। एफ बराबर क्या होता है, वर्षा की आवृत्ति, ठीक है ना, मतलब रेनफॉल, फॉल मतलब वर्षा की आवृत्ति, कितनी वर्षा गिरती है, ठीक है ना। आइए और कुछ हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल का माध्यम क्या है भाई, उदाहरण के लिए किसी दिए गए स्थान पर 5 वर्षों के प्रत्यागमन काल के साथ 1 घंटे तक 5 सेमी वर्षा होने का अर्थ है कि 1 घंटे में 5 सेमी वर्षा की घटना औसत रूप से 5 वर्ष में एक बार होती है,
समझ में आया। प्रत्यागमन काल के परिकलन के लिए वर्षा के आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम के श्रेणीकृत किया जा सकता है। अवरोही क्रम के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कैसे अपनाया जाता है, आइए हम लोग उस प्रक्रिया को देखते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है भाई, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर की प्रक्रिया है पी के एन आंकड़ों को आरोही क्रम में श्रेणीकृत करें, सबसे अधिक मूल्य को सबसे पहले और सबसे कम को अंत में। एसेंडिंग डिसेंडिंग जानते हैं, तो अवरोही क्रम कह रहा है, तो जो सबसे अधिक मूल्य है उसको सबसे पहले करेंगे, जो सबसे कम है उसे अंत में करेंगे। अर्थात अवरोही को कहते हैं घटते क्रम में, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई, घटते क्रम में, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है प्रत्येक मूल पी एन आर बराबर 1, ऐसे ही 2 एन बार के लिए श्रेणी संख्या आर निर्धारित करें। अधिकतम मूल्य P1 और न्यूनतम मूल्य Pn होता है, ठीक है ना। अगला है श्रेणी संख्या आर को परीक्षणों की कुल संख्या में 1 जोड़कर विभाजित करके अधिकता की आवृत्ति प्राप्त करते हैं। जैसे आइए अब देखते हैं हम लोग भाई इसको अब कैसे होता है, ठीक है। एफ पी लेस देन पी आर, आर बराबर n+1, ठीक है ना। और अधिकता की आवृत्ति का परिकलन है। फिर एफ बराबर ग्रेटर देन पी 1 माइनस आर बाई n+1। प्रत्यागमन काल का एफ व्युत्क्रम के रूप में किया जा सकता है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, एक सारणी दिया गया है, इस सारणी को ध्यान से देखते हैं। वर्षा की मात्रा के आधार पर आवृत्ति विश्लेषण, श्रेणी नंबर 1 2 3 4 से लेकर के अधिक से दिया हुआ है, वर्षा दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। ये जो फाल है ना, फर्स्ट ये फाल दिया हुआ है और टी वर्षा दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा 1970 में कितना वर्षा हुई थी, ठीक है ना। तो ये वर्षा कम होती जा रही है, ठीक है ना। जैसे ही सन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, 95 83 दिख रहे सब में वर्षा ये कम होती जा रही है, मतलब सबसे ज़्यादा 95 हुई है। और ये भी देखिए कम ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है ना, कम ज़्यादा होता जा रहा है। यह आंकड़ों का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको छोड़ा जा रहा है स्क्रीन शॉट के लिए, ठीक है। ये स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। और उसके बाद भी कुछ हैं, ठीक है ना, 10 11 12 13 तक के आंकड़े दिए गए हैं, इनका भी आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वर्षा की तीव्रता अवधि आवृत्ति संबंध, ठीक है ना। वर्षा तीव्रता अवधि आवृत्ति ना IDF, ठीक है ना, संबंध जल संसाधन परियोजनाओं का क्या है। इस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। वर्षा तीव्रता आवृत्ति IDF संबंध जल संसाधन परियोजनाओं का योजना और रूपरेखा बनाने तथा प्रचालन के लिए जल संसाधन अभियांत्रिकी में उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रचलित साधनों में से एक है, ठीक है ना। वर्षा की तीव्रता अवधि करने के लिए वर्षा तीव्रता अवधि एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, अभियांत्रिकी है, जो यह सबसे प्रचलित साधनों में से एक है। जल संभर प्रबंधन से संबंधित अभिकल्पित समस्याओं जैसे वाह जल के निपटान और अपरदन नियंत्रण में विभिन्न अवधियों और प्रत्यागमन कालों की वर्षा तीव्रता, ध्यान दीजिएगा इसको, वर्षा तीव्रता का आकलन अनिवार्य है। वर्षा की एक विशेषता यह है कि अवधि के बढ़ने के साथ उसकी तीव्रता कम हो जाती है और प्रत्यागमन काल की अवधि जितनी अधिक होती है, दी गई अवधि के लिए वर्षा तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। तीव्रता वह औसत दर है जिस पर पूरी अवधि में निरंतर वर्षा होती है। तीव्रता अवधि वक्र के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले परिणाम T मिनट की अवधि के लिए औसत दर अथवा वर्षा I जो T
और वर्षा के में एक बार औसत तक पहुंची या उससे अधिक हुई है। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये समान रूप से तीव्र अवधि संबंध निम्न प्रकार बताती है। ठीक है ना, संबंध कैसे बताती है थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आई बराबर मतलब वर्षा KTN/N, जहाँ आई है वह क्या है भाई, औसत वर्षता किसमें है, सेमी प्रति घंटा में है। टी क्या है, अंतराल है, आवर्ती अंतराल। ठीक है ना, क्या है भाई, आवर्ती अंतराल है। ठीक है ना, अथवा आवृत्ति, क्या है भाई, आवृत्ति, जिस वर्षा तक औसत वर्षा पहुंचती है अधिक होती है। स्मॉल टी क्या है भाई, वर्षा की अंतिम अवधि मिनट। KXN दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों के स्थिरांक हैं। ठीक है ना, क्या है भाई, स्थिरांक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग कुछ विशेष बातें और देखते हैं। वर्षा के अभिलेखीय रिकॉर्डों से चयनित अवधियों जैसे 5, 10, 30 मिनट में आदि के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों की वर्षा मात्राओं का पता लगाया जा सकता है। जैसा औसत तीव्रता का विशेष आवृत्ति की अवधि में किए गए ग्राफ बनाया जाता है। जो भी हम लोग आंकड़ा दिए थे वह आंकड़ा का एक ग्राफ द्वारा ये दिया गया है। इस ग्राफ को आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, क्या करेंगे भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ विशेष चीज़ें दिखाई देती हैं। ये ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, किस पर प्रदर्शित किया जाता है भाई, ग्राफ पर। ये अवधि है और यहाँ पर वर्षा की तीव्रता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो था वो चला गया। फिर इधर 20, 10। ठीक है ना, ये विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखा गया है। 20, 40, 60। ठीक है ना, क्या है भाई, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है ना, 120। अब जहाँ जैसी वर्षा हुई है, जैसा जहाँ हुआ है, इस प्रकार का वक्र का निर्माण हो रहा है। इस वक्र को ही क्या कहते हैं हम लोग, इसी वक्र को कहते हैं वर्षा की तीव्रता अवधि। ठीक है ना, क्या कहते हैं, वर्षा की। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है ना, और ये क्लास में आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग। आइए हम लोग और कुछ देखते हैं और ये देखते हैं कि जो वर्षा की तीव्रता आवृत्ति विश्लेषण का महत्व। नंबर 1, पूर्व प्रदर्शनों के आधार पर वर्षा के भावी प्रवृत्ति और उनकी विश्वसनीयता आकलन। ठीक है, दूसरा, बाढ़ उत्पन्न करने वाली वर्षा की संभावना का पूर्वानुमान। अगला देखते हैं वर्षा और वाह जल का तुलनात्मक विश्लेषण। अगला देखते हैं सरिता प्रवाह आंकड़ों के बिना किसी क्षेत्र वाह जल का आकलन। अगला देखते हैं अभिलेखों के समायोजन होने के लिए वर्षा, मौसमी अथवा अन्य आधार पर विभिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है ना, तो ये है तीव्रता अवधि विश्लेषण का महत्व। ठीक है ना, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें भी और कुछ बातें हैं, उनको देखते हैं। हम लोग अगला बात देखते हैं कि ये जो जिस स्टेशन पर अभिलेख रिकॉर्ड न हो वहाँ के लिए दीर्घकाल अवधि औसत वर्षा का आकलन होता है। ऐसे मध्यवर्ती स्थानों पर औसत वर्षा का आकलन जहां उसको नहीं मापा गया हो लेकिन वहां भूआकृत मामलों के आकलन में किया जाता है। यह है वार्षिक वर्षा का प्रभाव, महत्व। ठीक है ना, फिर हम लोग इसमें अभी हम लोग पढ़ना है वर्षा और सतह वाह जल को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक कौन कौन से हैं, ध्यान देते हैं। वर्षा के कारक कौन कौन से हैं भाई, वर्षा के कारक क्या हैं, महासागर से निकटता, जहां महासागर से निकटता वहाँ अधिक वर्षा होती है। दूसरा, पहाड़ की संरचना, पहाड़ की रचना, यदि पहाड़ वहाँ है तो वर्षा होती है। ये प्रभावित करने वाले इसके मूल कारण हैं। और कौन कौन से कारण हैं भाई, हम लोग देख रहे हैं। और कारण कौन है, पवन है। ठीक है ना, और कारण कौन है, पवन है और चक्रवातों के क्षेत्र हैं। ठीक है ना, इन सभी कारणों को आप लोग देख लीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, आगे हम लोग पढ़ते हैं वाह जल के। आइए हम लोग देखते हैं वाह जल। वाह जल किसे कहते हैं, ठीक है ना, वाह जल वर्षा का वह भाग है जो सतह पर बहता है अथवा मृदा से होकर सतही आकृतियों के तालाबों नदियों द्वारा बहता है। वर्षा वह चीज़ है जो धरातल के ऊपर होता है, उसे वाह जल कहा जाता है। ठीक है ना, अधिकांश प्रयोजनों में केवल सतही वाह जल की ही वाह जल कहलाता है, केवल
सतही वाह जल ही वाह जल कहलाता है। वाह जल तब होता है जब वर्षा के अतिरोधन, वाष्पन, स्पंदन और सतह भंडारण की मांगों से अधिक होती है। ठीक है ना। जैसे जब होती है बाढ़ वाढ़ होती है तब ऐसा होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें वाह जल में होने से पहले वर्षा को अंतःस्रवण, वाष्पन, अंतर्रोधन, सतह भंडारण, सतह गतिरोध अथवा चैलन गतिरोध की मांगों को पूरा कर देना चाहती है। ठीक है ना। और इसमें हम लोग देखते हैं जल प्रभाव, जलवायु के कारण कौन कौन से कारण हैं भाई इस जलवायु को। ठीक है ना। जलवायु कारण कौन कौन से, वर्षा का प्रकार, वर्षण का प्रकार, वर्षण के प्रकार आप देखते हैं वर्षण कई प्रकार के होते हैं, ओला पाला, कोहरा, ये सब क्या है, हिमपात वर्षण के प्रकार हैं। ठीक है ना। वर्षा तीव्रता, वर्षा तीव्रता हम लोग देखते हैं। ये वर्षा तीव्रता क्या होती है भाई ना, किस समय से वर्षा हो रही है, कितने किमी प्रति घंटा कितने में हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा हमको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखिए ग्राफ देखिएगा, ये हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है ना। ये वर्षा वाह जल दिखाया गया है। ठीक है ना। कितने प्रतिशत है, ठीक है ना, और ये कितने प्रतिशत में हो रही है, कितनी मिमी और कितने प्रतिशत में दिखाया गया है, प्रति घंटा दिखाया गया है। ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है ना। ये सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे भाई, सांख्यिकी के अंतर्गत बताया गया है कौन सा चित्र है। ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो कंडीशन बताया गया था, कारण क्या था, उसके कारक, प्रमुख कारक कौन कौन है, वर्षा की अवधि भी है, पवन की दिशा है। ठीक है ना। ये सब ध्यान देना हमें आवश्यक है। ठीक है। और अन्य कारक में दिया गया है भाई, अन्य कारक के अंतर्गत क्या है, अन्य कारक के अंतर्गत भी ध्यान दीजिएगा। अन्य कारक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता वाह जल को प्रभावित करते हैं। अधिक तापमान और अधिक पवन वेग से अधिक वाष्पन हानि और कम वाह जल से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। ये सभी कंडीशन होते हैं। फिर हम लोग अगला देखते हैं भूआकृत कारक। ठीक है ना। क्या देखते हैं भाई, भूआकृत कारक हम लोग देखते हैं। भूआकृत कारक क्या होता है भाई। ठीक है ना। इन सभी को हम लोग जल संग्रहण क्षेत्र में माप सकते हैं और आकार के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। और इसको हम लोग पूरा आज नहीं हो पाएगा, लगभग बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको देखेंगे। आज बस इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग यदि कोई समस्या हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप एक व्हाट्सअप नंबर है 9451912621। वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया है, उसे स्लोली करके ये व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो समस्या है उसका समाधान आप पा सकते हैं। तो इस भाई का प्रयास अच्छा लगे तो एक बार आप अंगूठे का दान कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो आपके दोस्त हों, भूगोल पढ़ने के इच्छुक हों, उन तक यह पहुँचाया जा सके। ठीक है ना। और आपके माध्यम से पहुँचे तो इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई और आप यह चैनल आपका आभार है। तो एक साथ अमरेश एकेडमी आपके सदैव साथ है। ठीक है ना। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स। ओके, गुड बाय।